चंपापुर नगर में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम सूर्यसेन था। उनके रानी का नाम कमलावती था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है, चलिए हम लोग मेला देख कर आते हैं। तब रानी ने कहा कि राजन, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे चलने में परेशानी हो रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप अकेले चले जाइए। तब राजा अकेले प्रयागराज जाने को तैयार हो गए। तब रानी ने कहा कि आप मेरे लिए एक सामान लेते आइएगा। तब राजा ने रानी से पूछा कि बोलिए क्या चाहिए। तब रानी ने कहा कि मेरे लिए तिरिया चरितर लेते आइएगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तिरिया चरितर जरूर ले आऊँगा। और राजा प्रयागराज मेले में चले गए। वहाँ एक आश्रम में ठहरे। इस प्रकार राजा रोज संगम में स्नान करते थे, दान दक्षिणा देते थे, कथा प्रवचन सुनते थे, मेला घूमते थे। इस प्रकार राजा का मेला में समय बीत रहा था। मेला में लगभग 27 दिन 28 दिन इसी प्रकार राजा का समय बीत गया। तब राजा को याद आया कि मेला तो समाप्त होने वाला है, रानी का सामान अभी मैंने नहीं खरीदा है, आज रानी का सामान खरीद लेता हूँ। यदि सामान नहीं ले गया तो मेरी बड़ी भारी बदनामी होगी। इस प्रकार 28वां दिन मेले में एक दुकान पर गए और खड़े हो गए। तो दुकानदार ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए? तो राजा ने कहा कि हाँ, मुझे तिरिया चरितर चाहिए, मुझे तिरिया चरितर दे दो। तब दुकानदार ने कहा कि यह सामान तो मेरे लिस्ट में कभी नहीं आया, यह तिरिया चरितर क्या होता है मैं नहीं जानता, मेरे दुकान पर नहीं है, आप किसी दूसरे दुकान पर देख लीजिए। तब राजा दूसरे दुकान पर गए। वहां जाकर दुकानदार से तिरिया चरितर मांगने लगे। तो वह दुकानदार भी राजा को मना कर दिया, कहकर कि यह कौन सा सामान होता है, मैं नहीं जानता हूं इस तिरिया चरितर नाम के सामान को। इस प्रकार राजा और अन्य और दुकान पर गए, वहां भी उन्हें तिरिया चरितर नहीं मिला। दिन बीत गया। अगले दिन अर्थात 29वां दिन राजा फिर मेले में गए और दुकानों पर घूम घूम कर तिरिया चरितर का तलाश करने लगे, परंतु कहीं भी किसी भी दुकान पर उन्हें तिरिया चरितर नहीं मिला। राजा लौटकर आश्रम में आ गए। दिन बीत गया। अब 30वां दिन अर्थात मेले का अंतिम दिन था। निराश होकर राजा फिर तिरिया चरितर खोजने के लिए निकले। तो एक गली में गए। वहां वेश्याओं की मंडली का नृत्य और गायन हो रहा था। उसी में जाकर राजा बैठ गए। नृत्य खत्म हुआ, सब लोग चले गए, परंतु राजा वहीं बैठे रह गए। तब वेश्या ने राजा से पूछा कि आप क्यों बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए? तब राजा ने कहा कि हाँ, मुझे तिरिया चरितर चाहिए, है तो दे दो। तब वेश्या ने कहा कि हाँ, मेरे पास है, परंतु यह सामान मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती। ऐसा करिए कि आप मुझको अपने साथ ले चलिए और जब आपका महल नजदीक आएगा तब वहां मैं आपको यह सामान दूंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तब राजा और वेश्या रथ पर सवार हुए और नगर के लिए चल दिए। नगर में महल के नजदीक पहुंचे। तब राजा ने रथ रोक दिया और वेश्या से तिरिया चरितर मांगा। तब वेश्या ने कहा कि अभी नहीं, कुछ रात हो जाने दीजिए तब दूंगी। तब तक आप मेरे लिए एक झोला और एक रस्सी लाकर मुझे दे दीजिए। तब राजा नगर से झोला और रस्सी लेकर आए और वेश्या को दे दिए। तब तक रात हो चुकी थी। तब फिर राजा वेश्या से तिरिया चरित्र मांगे। तब वेश्या ने कहा कि अभी नहीं, और रात हो जाने दीजिए, जब सब लोग सो जाएंगे तब आपको आपका सामान दूंगी। किसी प्रकार आधी रात होने को आया। तब राजा ने वेश्या से तिरिया चरित्र मांगा, कहा कि अब तो दे दो। तब वेश्या ने एक नंगी तलवार राजा के हाथ में थमा दिया
और कहा कि अब अपने महल में जाइए, अपने शयन कक्ष में जाएंगे, परंतु मुख्य रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि आपको कोई देख ना सके। इस प्रकार राजा नंगी तलवार लेकर अपने महल में पहुंचे, अपने शयन कक्ष में पहुंचे। संयोग से शयन कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, केवल दरवाजे को चिपकाया गया था। राजा धीरे से दरवाजा दबाए, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और उसमें से सांसी जैसा अब एक जगह दिखाई दिया। तब राजा अंदर का दृश्य देखने लगे तो राजा क्या देखते हैं कि अंदर पलंग पर रानी सोई हुई है और बगल में वजीर सोया हुआ है। दोनों के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। तब राजा ने पूरा दरवाजा खोलकर अंदर गए और सारा करामात समझ गए और यह भी समझ गए कि मेरी पत्नी धोखेबाज है, मुझसे धोखा करने के लिए ही मेरे साथ प्रयागराज मेले में नहीं गई। राजा को गुस्सा आ गया और नंगी तलवार से वजीर का सिर काट दिया और वजीर का सिर लेकर बेश्या के पास आ गए और सिर को बेश्या को दे दिया। तब राजा ने बेश्या से कहा कि अब तो तिरिया चरित्र दे दो। तब बेश्या ने झोले को रस्सी से बांधकर राजा के हाथ में थमा दिया और कहा कि लीजिए, यही तिरिया चरित्र है, इसे ले जाकर रानी को दे दीजिए। तब राजा झोले को लेकर जाने लगे। तब बेश्या ने कहा, अभी नहीं, सुबह जाना और सीधे दरबार में जाना। इधर रात में रानी की नींद टूटी तो देखती है कि पलंग पर सिरकटी लाश पड़ी है वजीर की। रानी समझ गई कि किसी ने हमारी चोरी पकड़ ली है। इससे पहले कि महल के सभी लोग इस बात को जाने, रानी ने लाश को ठिकाने लगाया और सब कुछ ठीक किया। इधर जब सुबह हुई तब राजा दरबार में उपस्थित हुए। तब रानी दरबार में आई और राजा से कहा, महाराज, मुझे तिरिया चरित्र मेरे लिए लाए हैं ना, मुझे मेरा तिरिया चरित्र दे दीजिए। तब राजा ने उस झोले को रानी के हाथ में थमा दिया और कहा कि लो, यही तिरिया चरित्र है। रानी ने झोला खोलकर देखा तो उसमें वजीर का कटा हुआ सिर देखती है। अचानक हड़बड़ाकर झोला फेंक देती है और रानी समझ जाती है कि हमारी चोरी पकड़ी गई है। राजा के पांव पर गिर जाती है और राजा से माफी मांगने लगती है। तब राजा कहते हैं कि तुम बदचलन औरत हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। राजा तलवार उठाते हैं और रानी का सिर काट देते हैं और खुद राज दरबार से बाहर निकलते हैं और बेश्या के पास आते हैं और बेश्या को अपने राज्य का महारानी बना देते हैं और कहते हैं कि तुम ही चंपापुर की महारानी हो, अपना राजपाट संभालो। उस बेश्या का नाम रूपा था। बेश्या ने राजपाट संभाल लिया और चंपापुर नगर का नाम अपने नाम पर रख दिया और नया नाम रूपनगर कर दिया और बेश्या ने राजपाट संभाल लिया और राजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। मुझे आशा है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए आगे राजा सिकंदर और इच्छाधारी नागिन की अत्यंत रोचक कहानी लेकर आ रहा हूं। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।